नमस्कार। कोरोना से जंग इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमरनाथ प्रसाद और आप देख रहे हैं डीडी बिहार। राज्य में कोरोना संक्रमण से ठीक होने के मामलों में तेजी से वृद्धि हो रही है। बिहार में कोरोना के रिकवरी रेट काफी अच्छे हो गए हैं। 88% रिकवरी रेट है, जो पूरे देश में बिहार रिकवरी रेट के मामले में दूसरे नंबर पे है। शीर्ष पे दिल्ली है। दिल्ली में रिकवरी रेट 88.50 है। अब तक पूरे राज्य में 35 लाख से अधिक के कोरोना के टेस्ट हो चुके हैं, जिनमें 1,40,000 से अधिक लोग पॉजिटिव हैं और 1,23,000 से अधिक लोग स्वस्थ होकर अपने घर जा चुके हैं। 709 लोगों की अब तक पूरे प्रदेश में कोरोना से मौत हो चुकी है। तो यहाँ एक बात तो बिल्कुल अब स्पष्ट है कि अब हम सभी को कोरोना के साथ रहना है। ये कोरोना कहीं जाने वाला नहीं है। तो ऐसे में इस कोरोना काल में हमें कैसे रहना है, कौन सी बातों पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है और क्या क्या सावधानियां बरतनी हैं, तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए आज हमने अपने स्टूडियो में विशेष रूप से आमंत्रित किया है जनरल फिजिशियन डॉक्टर अशफाक अहमद को। तो डॉक्टर साहब, आपका इस विशेष कार्यक्रम में स्वागत है। डॉक्टर साहब, बिहार में जिस तरह से हाल के दिनों में जो आंकड़े आ रहे हैं, रिकवरी रेट 88% के करीब है, जो कि पूरे देश में दूसरे स्थान पर रिकवरी रेट के मामले में हमारा राज्य है, तो क्या ऐसा समझा जाए कि कोविड-19 कोरोना वायरस का असर जो है अब कम हो रहा है? बिल्कुल, पहले से तो ज़रूर मतलब रिकवरी रेट बढ़ा है। पहले से रिकवरी रेट काफ़ी बढ़ा है। इसलिए बढ़ा है रिकवरी रेट कि अब लोगों में, डॉक्टर्स में भी और पैरामेडिकल स्टाफ में और आम सोसाइटी में लोगों में डर कम हुआ है। पहले डर बहुत ज़्यादा था जी। लोग अस्पताल भी जाते थे तो वहाँ पर ऊपर पैरामेडिकल स्टाफ या डॉक्टर्स को ऐसा लगता था कि कोविड बहुत खतरनाक है, उसको छूने से मतलब लॉस हो सकता है, अपना भी लॉस हो सकता है। इसलिए लोग बहुत डर के काम कर रहे थे पहले। लेकिन अब धीरे धीरे डर लोगों का कमा है और लोग मतलब आसानी से उसको टच कर रहे हैं, जिसकी वजह से रिकवरी रेट पहले से काफ़ी बढ़ा है जी। पिछले 24 घंटे की अगर हम बात करें तो पूरे देश में जो आंकड़े आए वो थोड़ा से चौंकाने वाले हैं। 80,000 से अधिक लोग एक दिन में पॉजिटिव हो गए। जी जी। और पुणे की हम बात करें तो पुणे में सबसे ज़्यादा जो है लोग पॉजिटिव हो रहे हैं, ऐसा क्यों? हो सकता है कि पुणे में लोगों ने गाइडलाइन को फॉलो करने में थोड़ी कोताही बरती हो, या गवर्नमेंट का इंस्ट्रक्शन है, अभी भी मतलब अनलॉक चल रहा है, लेकिन अभी भी गवर्नमेंट का इंस्ट्रक्शन है कि फिजिकल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना है, मास्क लगाना है। लेकिन हो सकता है कि वहाँ पे लोग इस चीज़ को फॉलो नहीं कर रहे होंगे, जिसकी वजह से केसेस बढ़े हैं। लॉकडाउन समाप्त हो चुका है और अनलॉक हम की ओर अब जा रहे हैं, और ऐसे में जिस तरह के आंकड़े आए, क्या अचानक जो है वृद्धि हुई, केसेस वृद्धि हुई, तो इस दौरान जो है हम सभी को क्या विशेष एहतियात बरतने की ज़रूरत है? अभी भी हम लोगों को फिजिकल डिस्टेंसिंग में रहना है, फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, अनवांटेड घर से बाहर नहीं निकलना है। और अगर यदि हम लोग घर से बाहर निकलते हैं तो फेस मास्क एकदम मैंडेटरी फेस मास्क लगाना ही लगाना है। फेस मास्क मतलब घर से बाहर निकलते वक्त एनी हाउ लेके चलना है। गवर्नमेंट ने इस पर फाइन भी रखा है, इस चीज़ को फॉलो करना है। शुरुआत की जब बात करें हम तो अब 6 महीने बीत चुके हैं, और इस दौरान जो है कोरोना के उस दौरान जो कोरोना के लक्षण हमें दिखते थे, सिम्टम जो नज़र आते थे, बुखार, सर्दी, खांसी, देह हाथ में दर्द, लेकिन अब जो है एसिम्प्टोमेटिक नज़र है। तो अब के लक्षण क्या दिख रहे हैं? अभी भी लक्षण आ रहे हैं। सो थ्रोट है, फीवर है, कफ है, बॉडी एक है, अभी भी सिम्टम्स हैं। लेकिन एसिम्प्टोमेटिक केसेज भी हैं मार्केट में। एसिम्प्टोमेटिक केसेज का मतलब हुआ कि जिसको कोई लक्षण नहीं होना, सडनली ब्रीदिंग डिफिकल्टी होती है, अस्पताल जाते हैं, सैचुरेशन चेक करते हैं अपना SpO2 तो 90 से नीचे आता है, तो एसिम्प्टोमेटिक ऐसे केसेज हैं। लेकिन सिम्टम उसमें एसिम्प्टोमेटिक में कोई सिम्टम नहीं है, लेकिन बाद में धीरे धीरे लेट स्टेज में ब्रीदिंग डिफिकल्टी होती है, तब वो अस्पताल में आते हैं तो पता चलता है कि मतलब उनको ज़्यादा दिक्कत हो रही है, तो फिर टेस्ट वेस्ट होते हैं, हम लोग फिर सिम्प्टोमेटिक टेस्ट करते हैं। उसके अलावा हम लोग उसको ट्रीटमेंट देते हैं। कोरोना जांच के बारे में हम जानना चाहेंगे कि हमारे दर्शक भी जानेंगे कि RT-PCR के बारे में जो है कहा जा रहा है कि ये सबसे जो है बेस्ट आपका टेस्ट है, और इसके साथ ही जो है एंटीजन टेस्ट है, एंटीबॉडी टेस्ट है और ट्रूनेट टेस्ट, तो कौन सा जो है सबसे बेहतर? देखिए, इसमें RT-PCR को गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट माना गया है। बाकी एंटीजन टेस्ट है, एंटीबॉडी टेस्ट है,
उसके अलावा हम लोग लेकिन कोशिश करते हैं मैक्सिमम कि RT-PCR ही करें। RT-PCR गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है, लेकिन उसमें है कि प्रॉपर कलेक्शन होना चाहिए, प्रॉपर सैम्पलिंग होनी चाहिए। बस RT-PCR को गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट माना गया है, इसलिए मतलब RT-PCR ही करें। लेकिन थोड़ा सा उसका रिजल्ट थोड़ा लेट से आता है, इसलिए हम लोग कभी कभी इमरजेंसी कंडीशन में एंटीजन टेस्ट करते हैं। एंटीजन भी उतना ही इफेक्टिव है। तो RT-PCR में जो टेस्ट जो आते हैं वो कितने समय लग जाते हैं? RT-PCR में टेस्ट आने में 24 घंटे लग जाते हैं। RT-PCR के बारे में कहा जाता है कि अगर आप 20% भी अगर आपके केस अगर पॉजिटिव हैं तो वो 80% नेगेटिव हैं, तो वो उसको जो है पॉजिटिव में ही कन्वर्ट करता है, वो पॉजिटिव ही केस आते हैं। ऐसा RT-PCR का सैम्पलिंग का इशू है बेसिकली। हम लोग डीप स्वाब नहीं ले पाते हैं, अपर से ही आ गया, तो इसमें ऐसा होता है, थोड़ा सैम्पलिंग का उसमें इशू है, सैम्पलिंग का इशू है। जो कोरोना के माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर जो लक्षण जो है उसके बारे में हम चाहेंगे हमारे दर्शक को बताया। माइल्ड सिम्टम है, अगर बॉडी एक हो रहा है, फिर हल्का फीवर आ रहा है, तो उसमें अस्पताल जा करके डॉक्टर से OPD में संपर्क करके दवाई लेकर के घर पे ही रहने की ज़रूरत है। माइल्ड सिम्टम में अस्पताल में एडमिट होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यदि मॉडरेट सिम्टम होता है, फीवर के साथ साथ ब्रीदिंग डिफिकल्टी होती है, तो वैसे कंडीशन में अस्पताल में एडमिट हो जाना चाहिए, मुझे जान लो। तो सीवियर कंडीशन में तो मजबूरी है, अस्पताल में भर्ती होना ही होना है। लेकिन मॉडरेट में भी अस्पताल में एडमिट हो जाना चाहिए, मुझे यहाँ तक। लेकिन माइल्ड सिम्टम में आप होम क्वारंटीन में रहें, डॉक्टर्स के जो मतलब बताया हुआ मेडिसिन है उसको इस्तेमाल करें, और जो गाइडलाइंस हैं डॉक्टर्स के द्वारा दिया गया उसको फॉलो करें। क्या अभी के माहौल में जो सीवियर पेशेंट हैं वो कोरोना से जंग जीतने में जो है कामयाबी हासिल करते हैं? बिल्कुल, कोरोना से रिकवरी का रेट काफ़ी अच्छा है। अब तो वेंटिलेटर के बावजूद भी पेशेंट निकल के रिकवर करके घर जा रहे हैं, और बहुत सारी मेडिसिन है जो काम कर रही है, जैसे जिथ्रोमाइसिन हैं, हेपेरिन है। उसके अलावा हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं अभी एंटीवायरल आया, रेमडेसिविर, वो भी इस्तेमाल करते हो, काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो रहा है उसमें। आइवरमेक्टिन है, काफ़ी सारी दवाइयाँ हैं जो अब इफेक्टिव हो गई हैं, जिसका जो हम लोग को आए दिन हम लोग यूज कर रहे हैं, प्रैक्टिस में भी यूज कर रहे हैं, और पेशेंट वेंटिलेटर के बावजूद भी मतलब आराम से घर जा रहा है, सही हो रहा है, रिकवरी रेट काफ़ी अच्छा हुआ है। होम आइसोलेशन के बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे कि हमारे दर्शक भी जो होम आइसोलेशन के बारे में जो आपने बताया कि जो माइल्ड जो पेशेंट हैं वो घर में जो है होम आइसोलेट होकर ठीक हो सकते हैं, तो इस दौरान जो है होम आइसोलेशन के लिए क्या गाइडलाइन है? होम आइसोलेशन में घर में मतलब एक ऐसे कमरे में रहें जहाँ पे परिवार के बाकी लोगों का आना जाना न हो। उसके अलावा खाना पीना भी, खाने पीने की जो चीज़ें हैं उसको घर परिवार के लोग उसको उसी रूम में अवेलेबल करा दें, अपना उसका अलग सेपरेट बाथरूम हो, उसका परिवार के बाकी लोगों से संपर्क नहीं हो, उसी को होम आइसोलेशन है जी। और उसके अलावा कुछ गवर्नमेंट के गाइडलाइंस है, जैसे काढ़ा है, ये सब इस्तेमाल, काढ़ा है इस्तेमाल करने के लिए उनको जो गवर्नमेंट का गाइडलाइन है, गर्म पानी है, ये सबको इस्तेमाल करें होम आइसोलेशन में। इफ़ सिम्टम्स माइल्ड सिम्टम्स, अगर हल्का सिम्टम आ रहा है तो, अदरवाइज इसकी जरूरत नहीं है। ऐसा देखा जा रहा है कि 14 दिन के क्वारंटाइन में जो माइल्ड है वो ठीक हो जा रहे हैं, जब दोबारा टेस्ट जो करवाते हैं तो उनका जो रिपोर्ट आता है वो पॉजिटिव आता है, तो ऐसे में उनके बॉडी को लेकर क्या टेस्ट का जो ज़्यादा कर सकता है? टेस्ट का जो मतलब ये इशू है, टेस्ट तो बहुत किसी को कोरोना पॉजिटिव होने के बाद ये जरूरी नहीं कि उसका एक सप्ताह में ठीक ही हो जाए। सिम्टम खत्म होने के बावजूद भी कभी कभी किसी पेशेंट को महीनों दिन तक पॉजिटिव रह रहा है, RT-PCR पॉजिटिव रह रहा है, तो उसमें बहुत घबराना नहीं है। 9 दिन के बाद ऐसा जो अभी तक जो मतलब रिसर्च आया है उसमें 9 दिन कोई कोरोना पॉजिटिव होने के बाद किसी के संपर्क में आता है तो मतलब ट्रांसमिट नहीं कर सकता, वो फैला नहीं सकता। कौन से एज के ग्रुप पे जो है सबसे ज़्यादा सॉफ्ट टारगेट होते हैं कोरोना वायरस? सबसे ज़्यादा सॉफ्ट टारगेट है मोर देन 50 एसोसिएटेड हार्ट डिजीज, लंग्स डिजीज, एसोसिएटेड कैंसर, ऐसे पेशेंट को मतलब ज़्यादा खतरा है, जो पहले से हार्ट की बीमारी से हो, COPD हो, किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, वो ऑलरेडी इम्यूनोसप्रेसेंट पे रहते हैं वो लोग, तो वैसे पेशेंट को खास बच के रहना है कोविड से। इसलिए कोविड होने के बावजूद हाइपरटेंशन है, ब्लड शुगर है, ऐसे पेशेंट को बहुत दिक्कत हो रहा है। अभी के दौर को देखते हुए, कोरोना काल को देखते हुए, जो नॉन कोविड पेशेंट हैं, अगर उन्हें ऑपरेशन अगर करवाना हो किसी दूसरे बीमारी के डिजीज के कारण, तो क्या आप लोग प्रेस्क्राइब करते हैं कि वो ऑपरेशन टेस्ट कर ले? हाँ, बिल्कुल प्रेस्क्राइब करते हैं, टेस्ट कर ले। अगर उसको माइल्ड सिम्टम है तो एकदम मस्ट है, करना ही करना है। अगर कोई सिम्टम नहीं है तो भी सर्जन का चॉइस होता है कि नहीं हमको डाउट है तो कर लेता है, उन लोग करना चाहिए।
उसमें मतलब कोई हमको लगता है कि पेशेंट के अटेंडेंट को भी कोई आनाकानी नहीं करनी चाहिए और पेशेंट को भी नहीं सोचना चाहिए, इसलिए कि डॉक्टर स्वस्थ होंगे, अस्पताल कर्मी स्वस्थ होंगे, तभी हमारा समाज स्वस्थ होगा। आजकल देखा जा रहा है कि अचानक लोगों को जो है सांस लेने में जो दिक्कत हो रही है जी जी। तो उसके लिए जो ऑक्सीमीटर भी लोग हाँ, पल्स ऑक्सीमीटर लगा रहे हैं और उसका टेस्ट भी कर रहे हैं। जी जी। तो इसका एक ऑक्सीजन का मापदंड क्या कि कितने % के नीचे अगर आता है तो ज्यादा खतरनाक? हमारे शरीर में 90 से 100 के बीच में सेचुरेशन होना चाहिए जी, 100% तक सेचुरेशन होना चाहिए। अगर किसी कारण से 90 से नीचे सेचुरेशन रह रहा है ऑक्सीजन का लेवल, तो एकदम इमीडिएटली अस्पताल में संपर्क करना चाहिए, या फिर अगर घर में अगर सुविधा हो ऑक्सीजन की, तो अगर बहुत दिक्कत नहीं हो रहा तो घर में ऑक्सीजन के साथ रहना चाहिए। कई जो अस्थमा के पेशेंट हैं उनके लिए मास्क लगाना जो है काफ़ी मुश्किल हो रहा है, सांस लेने में काफ़ी दिक्कत हो रही है, तो वैसे जो पेशेंट है उनके लिए आप क्या कहेंगे? हम वैसे पेशेंट को ये कहेंगे कि जो अस्थमेटिक पेशेंट है, पहले से COPD है, तो वैसे पेशेंट घर में बिना मास्क के रहें और मतलब सोसाइटी में मतलब थोड़ा सा फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करें और अपने आप को अलग थलग रखें। समाज में तभी जाएं जब बहुत नेसेसरी हो और मास्क के साथ जाएं, अदरवाइज घर पे अलग थलग रहें और बिना मास्क के रहें, जी ज़्यादा अच्छा है। हमेशा मास्क लगाना जरूरी नहीं है, जब आप किसी कॉन्टैक्ट में जा रहे हैं तो मास्क लगाएं, अदरवाइज आपको मास्क की बहुत ज़रूरत नहीं है। अगर घर में भी अगर कई मेंबर्स फैमिली मेंबर्स हाँ, घर में हैं, सब मेंबर अगर स्वस्थ हैं तो कोई ज़रूरत नहीं है सबको मास्क लगा के रहने का। घर से बाहर निकले, संपर्क में जा रहे हैं तो मास्क की ज़रूरत है। घर में हमेशा मास्क लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, उससे आपको नुकसान होगा, आगे चल के नुकसान हो सकता है। क्लोज कांटेक्ट के बारे में आप हमें बताएं, हमारे दर्शकों को बताएं कि क्लोज कांटेक्ट में आने के बाद जो है क्या सावधानी बरतनी चाहिए अगर हम किसी के क्लोज कांटेक्ट में आ गए? क्लोज कांटेक्ट में आने के बाद अगर आप किसी घर से बाहर किसी के क्लोज कांटेक्ट में आ जाते हैं और अगर मास्क आपने पहन रखा है तब तो मास्क हटा दें, मास्क को तुरंत हटा दें। उसके बाद अपने घर आने के बाद, घर में आप आने के बाद आप बाथरूम जा करके पूरे कपड़े को चेंज करके, कपड़े को अलग करके अपना स्नान कर लें और फिर उसके बाद कोशिश करें कि हम थोड़ा उस दिन काढ़ा उड़ा का इस्तेमाल कर लें या विटामिन C का इस्तेमाल कर लें, या कोशिश करें गर्म पानी पिए, ताकि हमारा शरीर थोड़ा हाई टेम्परेचर में रहेगा तो शायद कोई वायरस ऐसा हो तो उसको हम आसानी से मार सकें। आज एक बहुत बड़ी बात ये आ रही है कि जो कोरोना से जो डेथ कर जा रहे हैं उनके परिजन जो है उनके अंतिम संस्कार, अंतिम अंत्येष्टि में भी जाने से जो है वो कतरा रहे हैं। बिल्कुल, तो ये एक तरह से काफ़ी जो है समाज में जो है एक बहुत बड़ा ये बदलाव ये देखा जा रहा है। तो क्या अभी के माहौल में अगर खुदा ना खास्ते अगर हमें जाना पड़े जी उनके अंतिम संस्कार में तो क्या सावधानी बरतनी चाहिए? ऐसे ही मास्क लगा के जाए, अगर कोशिश करें कि जितना कम से कम लास्ट रिचुअल में जितना कम से कम आदमी सम्मिलित हो, कोशिश तो यही करना है। सारे समाज के हर कास्ट के लोगों को यही कोशिश करना है कि हम कम से कम शामिल हों उसमें, इसलिए कि अभी जो महामारी चल रही है उसमें कभी भी कोई आदमी किसी के संपर्क में आकर के ग्रसित हो सकता है। तो कोशिश करना है कि कम से कम आदमी जाएं, और अगर मस्ट हो कि जाना ही जाना है, फैमिली मेम्बर है, जाना ही जाना है, सोसाइटी भी देखना है, तो वैसे कंडीशन में जाएं। तो जाएं तो मास्क का इस्तेमाल करें। मास्क इस्तेमाल करने के बाद घर से आने के बाद वही गाइडलाइन फॉलो करें, स्नान करें और कपड़ों को चेंज करें। अभी बाज़ार में जो है मास्क को लेकर कई तरह की बात हो रही है कि N95 ही जो सबसे उपयुक्त है। बाद में फिर WHO ने फिर जारी किया रिपोर्ट की गाइडलाइन जारी किया कि नहीं N95 जो है वो बेहतर नहीं है और आप जो है क्लोथ मास्क है या सर्जिकल मास्क हैं जी तो वो आप पहने, आप तो या 3 लेयर्स के मास्क हैं वो आप इस्तेमाल करें। तो कौन सा मास्क जो है बेहतर? मास्क गवर्नमेंट ने बैन किया जिसमें फिल्टर लगा हुआ मास्क है, उसको ICMR ने बैन किया। बाकी जो N95 मास्क है वो सेफ है और बेस्ट है वो, और उसको बेसिकली यूज करना थोड़ा सा मुश्किल इसलिए हो रहा है कि बहुत लोग उसको रीयूज करते हैं। जैसे किसी के संपर्क में आ गए फिर उसको मोड़ के पॉकेट में रख लिया या फिर घर में रख दिया, फिर अगले दिन उसको यूज कर लिया, तो ये मतलब बहुत सही नहीं है। इससे अच्छा है कि और उतना मतलब बहुत सारा मास्क रखना भी संभव नहीं है सब लोग के सबके, इसलिए कि उसका कॉस्ट है। तो सर्जिकल मास्क की कीमत बहुत कम है, सर्जिकल मास्क ज़्यादा अच्छा है, उसको यूज करे और उसको रैप करके हटा दे, ज़्यादा अच्छा है। उसको डिस्पोजल भी उसका आसान है और उसको यूज करना भी आसान है, उसका कॉस्ट भी काफ़ी कम है। तो जो सर्जिकल मास्क जो है तो उसका यूज़ करने का जो है हम चाहेंगे कि आप बताएं विस्तार से कि वो हम क्या एक टाइम में ही इस्तेमाल कर सकते हैं कि उसको हम 3-4 दिन उसको नहीं, अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं हम किसी के संपर्क में आए हैं जो सस्पिशियस है, उसको थोड़ा कफिंग था या फिर ऐसा कुछ लग रहा था उसको, तो फिर मास्क चेंज कर लें। अदरवाइज अगर आपको लगता है कि नहीं मतलब हम किसी के कांटेक्ट में वैसा नहीं, हम आसानी से गए आसानी से आए, तो फिर मास्क को आप यूज कर सकते हैं।
और ये तो रीयूजेबल है, मतलब वॉश करने वाला तो कोई ऑप्शन है नहीं, तो एक बार डिस्ट्रॉय होगा फाइनली। कोरोना वायरस का जब कहर जब पूरे विश्व में जब फैला तेजी से, उसके बाद लोग जो है काढ़ा पीना शुरू कर दिए, गर्म पानी का इस्तेमाल शुरू कर दिए, और यहाँ तक कि एक दिन में कई लोग जो है 4-4, 5-5 डाब के पानी भी जो लोग पी रहे थे। तो ये कहाँ तक हमारे शरीर के लिए अच्छा है? नहीं, काढ़ा का भी सेवन, अभी जैसे गर्मी का मौसम है तो गर्मी के मौसम में काढ़ा वाढ़ा तो शरीर को नुकसान ही करता है, लेकिन अब है क्या, किसी को अगर लगता है कि मैं डीप मतलब कांटेक्ट में आ चुका हूँ किसी के, तो वैसे कंडीशन में आप यूज सेवन कर सकते हैं। और अगर आप यदि कांटेक्ट में नहीं आए, नॉर्मल आप घर में हैं, नॉर्मल लाइफ स्टाइल जी रहे हैं, तो आपको काढ़ा का सेवन करने का जरूरत नहीं है। काढ़ा का सेवन तभी करें जब आपको लगता है कि हम किसी के संपर्क में, जैसे आप थोड़ा सा इल फील कर रहे हैं अपने आप को, तो आप काढ़ा का सेवन करें। और जब आप इल फील नहीं करें, आप अपने आप को हेल्दी फील कर रहे हैं, तो गर्मी के मौसम में गर्म चीज़ लेना तो शरीर के लिए तो नुकसानदेही होगा। बहुत लोग को ऐसा हो रहा है कि कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, काढ़ा बहुत दिन से पी रहे थे, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन होगा, प्रोलॉन्ग कॉन्स्टिपेशन होगा तो पाइल्स डेवलप करेगा, तो ये सब हो सकता है। तो ज़रूरत है, जहाँ नीड है कि बहुत अभी हमको संपर्क में आ गए हैं, वैसे कंडीशन में आप काढ़ा का सेवन करें, अन्यथा न करें जी। नॉर्मल लाइफ स्टाइल में, नॉर्मल लाइफ में काढ़ा का सेवन करना ठंडी के मौसम में सही है, लेकिन गर्मी के मौसम में तो नुकसानदेही है। ज़्यादा कॉफ़ी पीना, ज़्यादा चाय पीना, हम लोग गर्मी के मौसम में गर्म चीज़ को अवॉइड करते हैं, ठंडी के मौसम में हम लोग ठंडी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, गर्मी के मौसम में हम लोग गर्म चीज़ का इस्तेमाल, ठंडी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, और ठंडी के मौसम में हम लोग गर्म चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। ये हमारा समाज में ऐसे ही चलन, प्रकृति के अनुकूल जो है, बिल्कुल प्रकृति के अनुकूल हमारे यहाँ वैसे ही बना हुआ है, तो वैसे ही इस्तेमाल करते हैं हम लोग। अब ठंडी के मौसम में कोई ठंडा पानी तो नहीं पी सकता, गर्म पानी इस्तेमाल करें। वैसे ही अब गर्मी है तो काढ़ा का सेवन कम से कम करें, और जब अगर लगता है कि नहीं हम संपर्क में आ चुके हैं, थोड़ा हम अपने आप को इल फील कर रहे हैं, तो उस समय अपना डाइट भी चेंज कर सकते हैं आप। गर्म फूड लें, गर्म काढ़ा वाढ़ा का सेवन करें, कॉफ़ी चाय ये सब का सेवन ज़्यादा करें वैसे कंडीशन में, अदरवाइज बहुत नीड नहीं है। जब से हम सबों के जीवन में कोरोना वायरस ने दस्तक दी है, तब से हमारे रूटीन लाइफ में काफ़ी चेंजेस आए हैं, और ख़ासकर हम बच्चों की बात करें हम, तो आज बच्चे जो है ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं और लगातार मोबाइल के संपर्क में है, तो ऐसे में जो है उनकी आंखों पर और उनकी सेहत पर जो है काफ़ी प्रभाव पड़ रहा है। ये एक बहुत बड़ा एक बदलाव देखा जा रहा है। अभी तो मतलब बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट, स्कूल, कॉलेज ने अपना ऑनलाइन क्लासेज स्टार्ट रखा है, तो बच्चे के पास ऑप्शन है वही ऑनलाइन पढ़ने के लिए, उसको टैब या लैपटॉप, कंप्यूटर इसी पे पढ़ सकते हैं। लेकिन कोशिश करना है पेरेंट्स को कि हम कम से कम बच्चे को क्लास तक ही कोशिश करेंगे हम उसको ऑनलाइन रखें, अदरवाइज उसको स्क्रीन टाइम कम करें, उसका जितना ज़रूरत है उतना ही देर वो स्क्रीन पे रहे, अदरवाइज वो अपना नॉर्मल अपना प्लेइंग विलिंग करे या फिर अपना स्टडी करे। कम से कम उसको स्क्रीन टाइम करना है, कम से कम, नहीं तो उसके आँख पे उसका असर आएगा जी। अभी पूरे देश में जो है जेई की परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है, और अब स्टूडेंट जो है एक दूसरे स्थान पर जो मूव भी कर रहे हैं, और ऐसे में यात्रा करना जो है कम चुनौतीपूर्ण नहीं है। हाँ, बहुत चुनौतीपूर्ण। तो खासकर जो प्लेन, ट्रेन और बसेस जो अभी अब चलाए जा रहे हैं, लोग सफ़र भी कर रहे हैं, तो जो ड्रॉपलेट्स जो है हमारे लिए एक खतरनाक साबित हो सकता है, और मास्क काफ़ी ज़रूरी है। तो इसके लिए क्या बचाव एहतियात बरतें हम लोग? अब तो बच्चे का भविष्य को देखते हुए गवर्नमेंट को भी एग्ज़ाम लेना जरूरी था। एग्ज़ाम का समय तो सितंबर चला है, ये सब जून जुलाई वाला ही मतलब होता है, जून जुलाई में ही जो होते हैं एग्ज़ाम्स, मेडिकल के हो, इंजीनियरिंग के हो, सब बहुत लेट हो गया। तो गवर्नमेंट ने इस पर गाइडलाइन जारी करके सबको एग्ज़ाम देने का मतलब प्लान किया, और उसके अकॉर्डिंग एग्ज़ाम हो रही है। तो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है कि मास्क के साथ ही जाना है, और हम भी दर्शकों से यही कहना चाहेंगे कि मास्क के साथ ही जाएं, और जहां आपका डेस्टिनेशन है वहां पहुंचने के बाद अपना जो अपना कपड़ा है उस सबको आसानी निकाल करके अपना स्नान करके अपना नॉर्मली पढ़ाई वढ़ाई करें और अपना एग्ज़ाम में अपीयर हों। जी। कोरोना के लिए सबसे अगर अभी हमारे लिए कारगर साबित हो रहा है तो वो हमारा है इम्यूनिटी सिस्टम। और पूरे देश में कई तरह के जो इम्यूनिटी सिस्टम को लेकर दावे किए जा रहे हैं कि इस दवा से जो है इम्यूनिटी बूस्टर जो है ये काम करता, अच्छा करता है। तो ये कहाँ तक सच है? नहीं, इम्यूनिटी तो हिडन चीज़ है, उसको आप नाप नहीं सकते। आपकी इम्यूनिटी ज़्यादा है या मेरी इम्यूनिटी ज़्यादा है, इसको कोई मापने का पैमाना नहीं है। अब है क्या कि मतलब कुछ लोग इस पर अपना बिजनेस भी कर रहे हैं, लेकिन हमारे मतलब अकॉर्डिंग तो इम्यूनिटी बूस्टर आपका नॉर्मल डाइट है। नॉर्मल डाइट आप खाइए, नॉर्मली आप लाइफ कभी कभी बूढ़े आदमी का इम्यूनिटी किसी यंग आदमी से ज़्यादा हो जाता है, तो उसको मापने का कोई पैमाना नहीं है। अब जिस चीज़ का पैमाना नहीं है उस चीज़ पे तो डिस्कशन ही ये सही नहीं है।
अब है क्या कि इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए, इम्यूनिटी को पर्याप्त रखने के लिए, आपका जो बॉडी का मैकेनिज्म है उसको प्रॉपर रखने के लिए, सुचारू रूप से रखने के लिए आपको बैलेंस डाइट लेना चाहिए, थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, घर में ही योग करें, एक्सरसाइज करें और नॉर्मली जो अपना जो बैलेंस डाइट है उसका सेवन करें। अभी का मौसम जो देख रहे हैं, लगातार मौसम में उतार चढ़ाव हो रहे हैं, तो बदलते मौसम में कोरोना से दिखने वाले जो लक्षण जो हैं बिल्कुल वो जो है काफी खतरनाक साबित काफी हो रहे हैं। कॉमन हो गए हैं, काफी कॉमन हो गए हैं। फ्लू कफ कोल्ड, देयर इज आल्सो कफ कोल्ड, तो ऐसा मतलब हो गया है। लेकिन लेट स्टेज में इसमें ब्रीदिंग डिफिकल्टीज बढ़ जाती है। उसके अलावा हमारे पास टेस्ट का ऑप्शन है, हम टेस्ट कर सकते हैं, टेस्ट कराते हैं और हम लोग क्लियरिफाई कर लेते हैं कि हमारा केस किधर है, कॉमन है या फिर कोविड है। ऐसे कई लोग हैं जो जिनके लक्षण दिख रहे हैं कि करीब 8-9 दिन हो गए हैं, बुखार भी है, सर्दी भी है, खांसी भी है, लेकिन वो जो टेस्ट से जो है वो घबरा रहे, छुपा रहे हैं, तो वो कितना घातक हो सकता है? बिल्कुल घातक हो सकता है। वो तो अपने लिए घातक है ही, साथ में पूरे परिवार के लिए, पूरी समाज के लिए घातक है। वैसे कंडीशन में आपको छुपाना नहीं है, कोरोना से बिल्कुल नहीं छुपना है, डरना भी नहीं है। उससे कहीं ज़्यादा मौत दूसरी बीमारियों में है, लेकिन डरना नहीं है। अब क्या है कि आपको जैसे ही सिम्टम आता है, आप गवर्नमेंट ने इतनी सारे जांच के सुविधा रखे हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फ्री में टेस्ट हो रहा है, प्राइवेट में भी हो रहे हैं टेस्ट। आप तुरंत संपर्क करें अस्पताल में और टेस्ट कराएं। टेस्ट करने के बाद आप भी सेफ रहेंगे और आपका परिवार भी सेफ रहेगा और समाज भी सेफ रहेगा। मानसून जो है अभी आ रहा और जा रहा है, जी जी, तो ऐसे में जो है लोग अगर भीग जा रहे हैं और बुखार लग जा रहा है, तो ये तो सामान्य बात है कि अगर भीगेंगे तो निश्चित है कि सर्दी खांसी ये होगा। तो हम इससे आपसे जानना चाह रहे हैं कि क्या बुखार जो है, क्या हमारे शरीर के लिए एक अलार्म है? बुखार तो अलार्म है ही, बुखार तो अलार्म है। आपके शरीर में किसी भी तरह का इन्फेक्शन होता है तो सबसे पहले फीवर आता है, तो उसमें फीवर आएगा आपको। लेकिन जब फीवर के साथ साथ डिफ़िकल्टीज बढ़ती जाएगी, कॉम्प्लिकेशन बढ़ते जाएगा, तो वैसे सिचुएशन में तो कोविड का डाउट ज़्यादा हो जाता है। और वैसे कंडीशन में हम लोग कोविड का टेस्ट करेंगे। कोविड का टेस्ट भी बहुत आसान है, कोविड का टेस्ट करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग को अगर लगता है कि नहीं अस्पताल जाने की जरूरत है तो अस्पताल जाएंगे, अदरवाइज होम आइसोलेशन की जरूरत है होम आइसोलेशन में जाएंगे। जी इशफाक साहब, सवाले तो बहुत सारे हैं आपसे, लेकिन समय का अभाव है, तो चलते चलते हमारे दर्शकों से हम चाहेंगे कि आप अपील करें कि अब हम अनलॉक की ओर जा रहे हैं, तो क्या सावधानियां बरतें? हम लोग अनलॉक की तरफ जा रहे हैं और हम लोग का मार्केट भी खुला हुआ है, बहुत हद तक मार्केट खुल गई है। अब धीरे धीरे एजुकेशन सिस्टम भी खुलेगा, तो हम पेरेंट्स से भी और बाकी जो हमारे दर्शक हैं हम सबसे यही कहना चाहेंगे, अनलॉक जरूर हो गया लेकिन कोविड अभी ख़त्म नहीं हुआ है। कोविड हमारे साथ ही है और हमारे साथ रहेगा, हो सकता है कि हमारे साथ ही रहे हम हमेशा। तो हम लोग को कोशिश ये करना है कि फिजिकल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना है और हमेशा घर से निकलने से पहले मास्क लगा लेना है और घर आने के बाद अपना, अगर आप कांटेक्ट में आए हैं तो आपको जो मैंने पहले बताया कि स्नान करना है, कपड़े चेंज करने हैं और काढ़ा या फिर कॉफ़ी चाय इस्तेमाल करना है। अगर आप संपर्क में नहीं आए हैं तो फिर आप घर आना है, आप अपना नॉर्मल लाइफ स्टाइल रहेंगे। लेकिन अभी इस चीज़ को फॉलो करना है, मास्क डेफिनेटली लगाना है, सैनिटाइज़र का यूज़ इस्तेमाल करना है, यह भी करना है। जी डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आपने अपना कीमती वक्त हमारे दर्शकों के लिए निकाले और महत्वपूर्ण जो जानकारी दी, निश्चित हमारे दर्शकों को जो है इसका लाभ देंगे। तो एक बार आपका फिर से बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, थैंक यू। तो दर्शकों, अब हमें कोरोना के साथ रहना है। जी हाँ, तो हम सबों के लिए अब ज़रूरी हो गया है कि अब हम अनलॉक की ओर हैं और लॉकडाउन खत्म हो चुका है, तो ऐसे में विशेष सावधानियां बरतनी हम लोग के लिए काफ़ी अहम हो गया है। तो 2 गज की दूरी हम सबों के लिए मास्क है ज़रूरी। तो आज के लिए इतना ही। अगले अंक में हम फिर किसी नए विषय और विशेषज्ञ के साथ शामिल होंगे। तब तक के लिए पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।